हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। कहते हैं नथिंग कम फॉर फ्री। तो ऐसा ही आपके इलेक्शन में भी होता है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग जा रही है तो फंडर की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है। स्पेशली अगर फंडिंग लार्ज सम में हो, किसी कॉर्पोरेट पार्टी से हो या किसी भी ब्लैक सोर्सेज से हो, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी को थ्रेट बढ़ जाते हैं। इसी उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं, जिसके तहत हम ये भी जानेंगे कि बेयरर और होल्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। चलिए बढ़ते आगे और एक एक करके डिस्कस करते हैं इसे। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यूज में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हो। ये जानने से पहले ये जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। Now, electoral bonds are a kind of interest-free bearer instrument for donation। मतलब डोनेशन के लिए इंटरेस्ट फ्री बेयरर आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये फिर आप समझ पाएंगे। तो ये एक तरीके के पी नोट्स जैसे होते हैं। अब आप देखेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ या फिर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, पार्टी ए से पार्टी बी के ऊपर पैसे जाते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इस केस में हमारी जो पार्टी ए है जो पैसे दे रही है वो डोनर है, और जो पार्टी बी जो आपके पैसे रिसीव करे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन इज, आपका जो भी डोनर है वो आपके बैंक में जाएगा। इस केस में जो कि आपका एसबीआई है, वो आपके बैंक के पास जाएगा, वहां से एक इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा। उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के बाद क्या करेगा, उसे पॉलिटिकल पार्टी बी को दे देगा, मतलब किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचा देगा, और जो बी है वो उसे अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में इन कैश कर लेगी। ठीक है, ये हम चीजें बाद में समझेंगे। पर देखेंगे कि जो डोनर है उसने ये खरीदा और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट तब होते हैं अगर आपके जो डोनर है, मतलब जो बेयरर है या डोनर है, अगर उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने का हिसाब हो तो। दैट मीन्स इफ इट डजंट हैव टू रिवील हिज आइडेंटिटी, उसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर होल्डर को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती तो इसको कहते हैं होल्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर इस केस में पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करती तो उसको होल्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। पर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम उसे मेंशन होता है, लेकिन कौन दे रहा है ये मेंशन नहीं होता, इसलिए इसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरा, इसको आप कितने टाइम तक रखते हैं, इस पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला कि आप अगर आपने इतने टाइम तक पैसा इन कैश नहीं किया या फिर इसको बैंक में रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। सो दिस इज इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए से एक तरीके का पी नोट भी कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पी नोट्स भी आ काइंड ऑफ ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें जो परचेसर की आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं करनी होती इतनी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वो किसी डोनेशंस में मिलते हैं कि 1000 में, 10,000 में, लेकिन इनकी कोई मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट नहीं होती। जैसे फाइनेंशियल बिल 2017 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल बिल 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 1000, 10,000, 1 लाख वगैरह की लिमिट्स में आपके, मतलब उसके होलसम में ये आपके मिलते हैं, बीच में आपको उधर नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या था, एज आई सेड, डोनर जाता है बैंक से इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है और डेजिग्नेटेड पॉलिटिकल पार्टी में पहुंचा देता है। डेजिग्नेटेड पॉलिटिकल पार्टी एक डेजिग्नेटेड आपकी जो उसका जो अकाउंट होता है वहां पे उसको इनकैश कर लेती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। या एसबीआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ से जो डोनर है वो भी एसबीआई के जो नेहरू प्लेस और यहाँ पे जो दिल्ली वाली ब्रांच है वहां से वो खरीदते हैं, और फिर जो आपके पैसा इनकैश होता है वो भी आपके एसबीआई अकाउंट में ही इनकैश होता है। मतलब एसबीआई ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलती है, और उसी अकाउंट में क्या आप क्या कर सकते हो, पैसा जाके पॉलिटिकल पार्टी इनकैश कर सकती है। अच्छा, ये जो विंडो है टू परचेज दिस इंस्ट्रूमेंट इस साल में 4 बार खुलती है। आपका जनवरी हो गया, फिर आपका अप्रैल में आप जाके खरीद सकते हो, फिर आप अगस्त में, और इस तरीके से दिसंबर में जाके आप 4 बार जाके खरीद सकते हो, और ये 15 दिन के लिए खुलती है। लेकिन एक 30 डे की स्पेशल आपकी विंडो भी खुलती है, तो वो चीज आप देख सकते हैं कि उस विंडो वो आपकी होती है लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे। तो मोस्टली 15 डे है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन डेज के टाइम पे आपकी 30 डेज की स्पेशल विंडो खुलती है। अब आते हैं कंडीशंस, कि इसमें ना कुछ कुछ कंडीशन लगती है डोनर के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और बॉन्ड के लिए। जैसे अगर बॉन्ड देखा जाए तो इसमें टैक्स डिडक्शन दोनों को मिलता है, डोनर को भी मिलता है अगर वो अपनी, मतलब जाके बोल देते हैं कि उतनी इन्होंने फंडिंग की है इस तरीके से, अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहे तो उनको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा अगर वो पूरा रिटर्न फाइल करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसेंटिव होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए पूरे प्रोसेस में। दूसरा,
डोनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि उसे अपनी सारी केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे, वो सिटीजन होना चाहिए या अ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड और स्टैब्लिश इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में रहता रहना चाहिए, उसकी जो काम है वो यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, ओके। जनवरी अच्छा ओके सॉरी, मैंने आपको डेट 4 साल में 4 बार मैंने बताई थी आपको, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड आपका ये फिर आपका अक्टूबर हो गया, जो 4 दिन ये खुलती है। डोनर का नाम इसमें मेंशन नहीं होता। दूसरा आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल कैटेगरी सिर्फ वही होती हैं जो कि जिनको 1% ऑफ द वोट्स मिलता है अंडर दी आपकी जो अगर इलेक्शन हो रहे हो, जब आपके इलेक्शन हो एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट तो वो अपने फेच कर पाए तो ही वो एलिजिबल फॉर दी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग के थ्रू होंगे। एंड दिस इज अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो आपकी पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड है, हम उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बाकी हम बात डिस्कस कर चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड द इलेक्टोरल बॉन्ड कि इसका मैकेनिज्म क्या है, डोनर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड में इटसेल्फ क्या क्या फायदे होते हैं, अब ये जानते हैं कि इसको लेके क्यों आए थे। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझ पाए तो इसमें एक चीज आप देखते हैं कि जो डोनर की आइडेंटिटी है उसे सीक्रेट रखा गया है। दैट मीन्स ही डजंट हैव टू रिवील हिज नेम अनलेस ही वांट टू। तो वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ द गवर्नमेंट यही था कि वो हैरेसमेंट ऑफ द डोनर रोकना चाहती थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर कोई भी जाके कॉर्पोरेट हाउस अगर इमेजिन कीजिए अगर कांग्रेस को वोट दे दी हो तो बीजेपी अगर पार्टी में आ गई हो तो दैट मे हैव होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट दैट पार्टी, अगेंस्ट दैट पॉलिटिकल दैट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट हाउस। तो इस तरीके से क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैरेसमेंट, तो उसको रोकने के लिए सीक्रेसी लाई गई। दूसरा, government says कि by this they'll be able to prevent the circulation of black money because KYC नॉर्म डोनर को फुलफिल करने पड़ेंगे, उसको टैक्स रिडक्शन चाहिए तो उसको खुद ही रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे कि ना इतना उसने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट किया है, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरा, जो कैश का रोटेशन है वो डीडी या चेक में होगा जिसकी वजह से कैशलेसनेस आएगी इकोनॉमी में। ना बिकॉज दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेज दैट कि बहुत सारे जो अनअकाउंटेबल मनी है इकोनॉमी से वो बाहर जाएगा। तो और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गवर्नमेंट सेज कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी नाउ विल हैव टू फाइल रिटर्न इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ आ रही है कि मतलब सीक्रेसी तो है पर डोनर को केवाईसी नॉर्म फुलफिल करने पड़ने में भी पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने रिटर्न फाइल करने होंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तो फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं जब इतने फायदे इसके हैं ना। अब इसके चैलेंजेस ये हैं कि देयर इज एसिमेट्रिक ओपेसिटी, स्पेशली एसबीआई और गवर्नमेंट में अगर आप देखा जाए तो एसबीआई इज समवन जो कि गवर्नमेंट के थोड़े कंट्रोल में रहती है, राइट उसके मतलब उसका एक रेगुलेशन उस पर रहता है। सो द पार्टी इन पावर, जो पार्टी पावर में रहेगी वो उसके पास एसबीआई की ज्यादा एक्सेस या इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो इस तरीके से पार्टी इन पावर को एक अनफेयर एडवांटेज ऑफ नॉलेज मिल जाता है, एक अनफेयर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी क्रिएट होती है और या एसिमेट्रिक ओपेसिटी भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज एनोनिमिटी, क्योंकि डोनर एनोनिमिटी है इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपैक्ट होती है। जहां पे हम आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वहीं पे हम देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि 69% ऑफ द फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी हैव नाउ कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज, जिसका पता ही नहीं है। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो हमारी पार्टी इन पावर है वो मनी एंड मसल पावर से इंपैक्टेड हो। नेक्स्ट फियर इज ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, कि जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो अनवांटेड इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेंगे गवर्नमेंट पे, जिसकी बात हमने शुरुआत में ही की थी, नथिंग कम्स फ्रॉम फ्री। अगर कॉर्पोरेट हाउसेस फंड कर रहे हैं तो वो अपने बेनिफिट में इवन लोगों के अगेंस्ट पे डिसीजन लेके आ सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट हाउस को अगर एयरपोर्ट का टेंडर मिलता है क्या नहीं मिलता है, मे नॉट बी बेस्ड ऑन पब्लिक बेनिफिट बट बी बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट कंसिडरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो ये है कि पहले 7.5% की कैप हुआ करती थी कॉर्पोरेट हाउसेस पे कि इससे ज्यादा का अपना प्रॉफिट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अब वो 7.5% से कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट पे एक तरीके का कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड फियर इज नाउ दे डोंट हैव टू रिवील जिन्होंने इतना जो इन्होंने इतना अपना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो डोनेशन दी है, जिसकी वजह से भी एक तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट होता है, दिस विच इज मोर विजिबल बिकॉज अभी रिसेंट एडीआर का डेटा कहता है कि 91% ऑफ द मनी हैज कम फ्रॉम 1 करोड़ डोनेशन। ये 1 करोड़ डोनेशन कोई नॉर्मल पब्लिक पर्सन नहीं दे रहा है, समवन हु हैव इनफ मनी। इसका मतलब रिच पीपल आर एक्सरसाइजिंग और द हैव आर एक्सरसाइजिंग ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टी इन द पावर। अब आते हैं द नेक्स्ट फियर इज ऑफ ब्लैक मनी।
ब्लैक मनी का फेयर इसलिए आता है क्योंकि पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी कि एनी कंपनी इन्वेस्टिंग इन द पॉलिटिकल डोनेशन शुड बी एटलीस्ट 3 ईयर ओल्ड। और इससे क्या होता था कि शेल कंपनीज नहीं आ पाती थी, जो कि बनती ही थी इस पर्पज से कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सके। बट अभी 3 साल की रिक्वायरमेंट हटा दी गई। इसका मतलब अगर आप फंडिंग करना चाहते हो, जस्ट स्टैब्लिश अ शेल कंपनी एंड शेल कंपनी विल इन्वेस्ट इनटू पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी वजह से ब्लैक मनी आपका काफी प्रमोट हो सकता है। और नेक्स्ट रीजन इज अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग भी इससे काफी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस जो रिक्वायरमेंट थी कि फॉरेन फंडिंग पे जो रोकी गई थी, अब वो भी हटा दी गई है, जिसकी वजह से काफी इससे स्केप्टिसिज्म रेज हो गया है। अब आते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसमें क्या था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा था कि द इलेक्टोरल बॉन्ड मे नॉट बी सच बिग अ थ्रेट। व्हाई? बिकॉज जो आपके जो सिटीजन्स हैं उनके पास एक तरीके की पावर इन्होंने बोल रखी है, सिटीजन हैज द पावर। वो क्या कर सकते हैं, इफ दे वांट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, तो वो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो उनके जो बुक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी की बुक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो सिविल सोसाइटी क्वेश्चन रेज करी वो ये है कि ये सब करने के लिए ना बहुत सारा रिसोर्स चाहिए। डू पीपल हैव दैट मच ऑफ रिसोर्स और टाइम? एंड सेकेंड इज, आप पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली फाइलिंग द रिटर्न, वो बता भी रही है कि उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये तो हो नहीं रहा। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? जिसकी वजह से कुछ काम करने की जरूरत है इलेक्टोरल बॉन्डिंग पे। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल फंडिंग ही रेगुलेट करनी होगी कि ये फंड कहाँ से आ रहा है, बिकॉज इसका नुकसान डेमोक्रेसी को होता है। तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंद्रजीत कमेटी की बोलती है कि फंडिंग ही आप स्टेट फंडिंग कर दो, कि मतलब जितना आपका मतलब स्टेट आपकी फंड करे पॉलिटिकल पार्टीज को, रिकॉग्नाइज और रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी को, उस तरीके से क्या होगा, स्टेट से ही पैसा आएगा एंड देयर विल नॉट बी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन दिस। नेक्स्ट इज, आप सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ले आइए। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ट्रांसपेरेंसी, उसके प्रोविजन को ना हटाया जाए, कितना पैसा कहाँ जा रहा है ये होना ही चाहिए। और इनफैक्ट इतना ट्रस्ट तो सिटीजन्स पे होना ही चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। बट द लास्टिंग नीड दैट इज द वोटर अवेयरनेस, बिकॉज एट द एंड वोटर शुड बी एजुकेटेड कि फ्री बाइस जो उनको मिल रही है वो फ्री में नहीं है, उनके सोशल ऑल एजुकेशनल कॉस्ट पे ये होती है। तो अवेयरनेस से क्या होगा कि वो खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि मतलब वो ऐसी पार्टी को अपनी वोट दें जहां पे इस तरीके की जो हरकतें हैं वो नहीं होती। इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट डाल दीजिए। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी इम्पार्शियलिटी पे जो भी डाउट है वो देखनी है तो फोरम आईएएस की साइट पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.